Hello everyone, we are starting new chapter ecosystem, chapter number 14. So what is ecosystem? Ecosystem is a functional unit of nature. ये नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है, एक ऐसा यूनिट जो फंक्शनल है, जो कुछ फंक्शंस कर रहा है और एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। और वो एक यूनिट में जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से है? where living organisms interact each other and also with the physical environment। एक ऐसा यूनिट नेचर का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में और लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। एक डिपार्टमेंट होता है जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है सब कुछ अलग अलग। कोई अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है, कोई मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई मार्केटिंग, कोई प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, कोई क्वालिटी असेसमेंट के लिए जुड़ा हुआ है, पर कंपनी एक ही है। एक सिंगल यूनिट की तरह ये सारे जो कंपार्टमेंट है वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक स्कूल ले लेते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकेंड स्टैंडर्ड है, थर्ड है, अप टू 12th स्टैंडर्ड तक है। अंदर और डीपली लेते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। तो ब्रॉडली अगर देखें तो बहुत छोटे 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 कंपोनेंट्स है, पर आपस में यूनाइट हो गए तो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं ना। वो एक स्कूल है, जैसे एक कंपनी है, जैसे एक कॉलेज है। वैसे इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल के बीच में फूड का एक रिलेशन है, वो इंटरेक्शन चल रहा है। प्लांट वाटर के साथ, सोइल के साथ, लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, वो हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था। तो हम लिविंग के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहे और नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन हैबिटेट। देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़मीन की बातें, लैंड की बातें हैं, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स एरिया। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो पानी से जुड़ी हुई है, जहाँ लाइफ पानी के अंदर है। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, यूस्टरीज मतलब एक ऐसे एरिया जहाँ पर नदियों का पानी, रिवर वाटर ओशन के साथ मिलता है, वो जो मीटिंग पॉइंट है वो। मैन मेड इकोसिस्टम जैसे क्रॉप फील्ड्स है, जो खेत होते हैं, किसान जो है, फार्मर्स जो है, वो अपने फार्म में जो भी क्रॉप डेवलप करते हैं वो किसानों ने डेवलप किया हुआ है, वो नेचुरली नहीं हुआ। हालांकि पॉन्ड में जैसे मछलियाँ होती है, फिशेस होती है, ओशन में भी फिश होती है, पर वैसी ही फिश हम कहाँ डेवलप करते हैं? एक्वेरियम में। एक्वेरियम एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट कह सकते हैं पॉन्ड का, पर वो ह्यूमन मेड है। तो ये 3 टाइप्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पूरे अर्थ में जो कुछ भी लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्टिव फॉर्म में एक यूनिट की तरह काम कर रहा है उसको ग्लोबल इकोसिस्टम की तरह ले सकते हैं। ये पूरी दुनिया, जो अर्थ की बात करें फिलहाल हम, तो अर्थ में जो कुछ भी चल रहा है, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस चल रही है, जो कुछ चल रहा है वो ग्लोबल इकोसिस्टम के तौर पे ले सकते हैं। जहाँ पर अभी ही हमने देखा वैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फंक्शन करते हैं एक ही यूनिट की तरह। बायोटिक दैट मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जो हमने आगे ही देखा। देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज का जो वर्टिकली अरेंजमेंट दिखा रहा है। वर्टिकल अरेंजमेंट हाइट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए सबसे बॉटम लेयर पे हर्ब्स एंड ग्रासेस है, क्योंकि उनकी साइज सबसे छोटी रहती है। सेकेंड लेयर है उससे बड़ी हाइट के श्रब्स, उससे और ऊपर देख लेते हैं स्मॉल ट्रीज, और सबसे ऊपर टॉप लेवल पे होते हैं बिगेस्ट ट्रीज, जो बहुत बड़े बड़े ट्री है वो। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, लेवलिंग की बात है, लेयर्स की बात है, प्लांट्स की हाइट में डिफरेंस है।
तो छोटी हाइट से लेके बड़ी हाइट तक के जो प्लांट्स हैं उनका जो अरेंजमेंट का लेवल है, जो लेयरिंग है, वो स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जाना जाएगा। आप फिगर में देख के भी समझ सकते हैं। ग्राउंड लेयर पे छोटे छोटे प्लांट्स, एकदम हर्ब्स, ग्रासिश, उसको श्रब लेयर बोला हमने। ग्राउंड लेयर पे ज़मीन की बात चल रही है, श्रब लेयर पे श्रब्स वगैरह हो गए जो थोड़े बड़े हैं। ग्राउंड लेयर पे हर्ब्स और ग्रासिस। श्रब से जो बड़े, अंडर स्टोरी लेयर, थोड़ा उससे भी बड़ा कैनोपी लेयर, और जो सबसे हाइटेड है, जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है, वो इमरजेंट लेयर। देखिए आगे, पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पहले शुरुआत करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम से, जो भी हमने पढ़ा था आगे 3 टाइप, उनमें से पहली सिस्टम देखते। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एग्जांपल पॉन्ड। पॉन्ड एक छोटा इकोसिस्टम है, शेलो होता है। जनरली लेक एक डीप इकोसिस्टम की बात है, उसकी डेप्थ बहुत बड़ी होती है, उसमें वाटर रिसोर्स देखें तो वाटर का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, एरिया भी बहुत बड़ा रहता है, स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा किस्म की पाई जाती है। जबकि पॉन्ड बहुत छोटी चीज़ है, एकदम शेलो, जिसकी डेप्थ ज़्यादा ना हो, वैसा सिंपल, एकदम सिंपल, सेल्फ सस्टेनेबल। इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल ही होगी जहाँ पर भी चल रही होगी, हमें कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब जो अपने आप चलती है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स कैसे होते हैं, जो खुद में खुद चलते हैं, आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्विच सिर्फ ऑन करना रहता है। यहाँ तो वो भी नहीं करना, आपको कोई स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जब से अर्थ फॉर्म हुई उसके बाद से नेचर ने इस सिस्टम को ऑन रखा है, और ये तब से शुरू ही है। इसको मेंटेन करने के लिए, इसको हील करने के लिए एक्सटर्नल कोई एफर्ट्स हमें लगाने नहीं पड़े, सब कुछ अंदर से अपने आप हो जाता है। ये एक वाटर बॉडी, हम जानते हैं पॉन्ड एक वाटर इकोसिस्टम है, और उसमें भी सारे बेसिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के। तो हमें ये समझना है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। फर्स्ट कंपोनेंट इज ए बायोटिक कंपोनेंट, दैट मीन्स सॉइल एंड वाटर। हम जानते हैं कि पॉन्ड का जो किनारा है, जो पॉन्ड के आजू बाजू की मार्जिन से जो बॉर्डर्स हैं, उससे फॉर्म होती है सॉइल, वो सॉइल से फॉर्म होती है पॉन्ड की बॉर्डर्स। और पॉन्ड के अंदर जो भरा हुआ है वो पानी, और पॉन्ड के नीचे भी तो सॉइल है, वो नॉन लिविंग मटेरियल है। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉन्ड के अंदर सोलर लाइट गिरती है जिससे फूड बनाते हैं प्लांट्स। टेम्परेचर की एक साइकिल चल रही है, नाइट को टेम्परेचर कम होता है, डे को कुछ ज़्यादा ही हायर होता है। विंटर में टेम्परेचर कम रहता है, समर में ज़्यादा रहता है। डे की लेंथ में भी डिफरेंस है, विंटर में डे लेंथ आपको पता है बहुत कम रहती है, समर में डे लेंथ बढ़ जाती है। ये सारे इनपुट नॉन लिविंग है। वाटर नॉन लिविंग, सॉइल नॉन लिविंग, सोलर रेडिएशन मतलब लाइट नॉन लिविंग, टेम्परेचर एक नॉन लिविंग चीज़ है, डे की लेंथ एक नॉन लिविंग एलिमेंट हो गई। तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए एक तरीके से। पर ये सब इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि सनलाइट, टेम्परेचर, डे पीरियड, वाटर के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, इन सब से तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स, आल्गी, ये सब अपना फूड बनाते हैं। जो अपना खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म है उसको हमने ऑटोट्रॉफ्स कहा है, और वो इन्हीं पे डिपेंडेड है अपने फूड प्रोडक्शन के लिए। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे प्लांट्स एकदम जो पानी के करंट के साथ तैरते रहते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, लोटस जैसे प्लांट जो पानी की सरफेस है, जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर तैरते रहते हैं, वो फ्लोटिंग प्लांट। सबमर्ज प्लांट मतलब पानी में डूबे हुए प्लांट, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, ये सब प्लांट पानी में डूबे रहते हैं। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं सबमर्ज प्लांट, ऐसा लिखेंगे तो ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे। इसका मतलब ये ऐसा रहता है कि जो डूबे हुए प्लांट्स हैं, जिनको वाटर की सरफेस के बाहर से नहीं देख सकते। मार्जिनल प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट है जहाँ पॉन्ड की बॉर्डर्स ज़मीन से मिल रही है। अब पिक्चर में देखिए, जहाँ पर एक फ्रॉग बैठा हुआ है, वहाँ
3 ग्रास ऐसे पिक्चर में खड़ी हमें दिख रही है, वो मार्जिनल प्लांट्स हो गए। मार्जिनल प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी एकदम शेलो हो, क्योंकि पॉन्ड्स की जो बॉर्डर्स होती है वहाँ पानी एकदम कम होता है और वहाँ पर ज़मीन हम अपनी आँखों से देख सकते हैं अगर वाटर क्लियर है तो। वहाँ पर जो प्लांट ग्रो होते हैं वो मार्जिनल प्लांट्स हैं। वो प्लांट जनरली थोड़े बहुत वाटर में होते हैं, उसका स्टेम थोड़ा बहुत वाटर में रहता है और बाकी का मेजोरिटी पोर्शन ऊपर की तरफ हमें दिखता है, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। और एक कंपोनेंट देखते कंज्यूमर। तो ये जो प्लांट और एल्गी ने जो अपना खाना बनाया, वो खाना खाएगा कौन? कंज्यूमर्स, जो फूड को कंज्यूम करेंगे, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो डिपेंडेड है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। उनको हमने हेट्रोट्रॉप्स कहा। जू प्लैंक्टॉन्स मतलब ऐसे छोटे छोटे एनिमल ऑर्गेनिज्म आएंगे इसमें जो एकदम छोटे और पानी के करंट, वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं, जैसे कि स्मॉल इंसेक्ट, फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। पानी में तैरते रहते, कुछ ऑर्गेनिज्म डीपर एरिया में रहते, कुछ सुपरफिशियल जो पोर्शन है वाटर का उसमें फ्लोट करते, उसमें स्विम करते। कुछ होते हैं जो अपनी एक ही पोजीशन लोकेशन बना के रखते, जैसे हाइड्रा है, जैसे सी एनेमोन है। हालांकि ये दोनों ऑर्गेनिज्म ओशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पॉन्ड पे इसका मिलना थोड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट तो नहीं मिलते। ये ओशन स्पीशीज है। चलिए लास्ट वाला पोर्शन देखते हैं, डीकम्पोजर्स। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स, आल्गी, खाना बनाया उन्होंने। कंज्यूमर्स मतलब एनिमल जिन्होंने खा लिया। अब ये दोनों जब मर जाएंगे या फिर इनकी एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स है उसको जो तोड़ देगा वो डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं जिससे वो एलिमेंट्स वापस प्लांट फूड बनाने के लिए यूज़ कर सके। उसमें फंगस, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स आएंगे। फ्लैजिलेट्स मीन्स जिनके पास फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का अगला पोर्शन। तो पॉन्ड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। भले ही एक छोटा इकोसिस्टम, ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल है, एकदम शेलो है, एकदम डेप्थ कम है, बहुत पानी का वॉल्यूम भी, वाटर वॉल्यूम भी बहुत कम है, बायोडाइवर्सिटी उतनी नहीं है, कम एनिमल स्पीशीज़ और प्लांट स्पीशीज़ वहाँ रह रही है, पर फिर भी ये सेल्फ सस्टेनेबल है। यहाँ पर भी कन्वर्जन हो रहा है, जो हमने अभी पढ़ा। प्लांट सनलाइट की मदद से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि सॉइल और ज़मीन में है वहाँ से उसको ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि फूड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन हुआ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सोलर एनर्जी की मदद से फूड मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हुआ। फिर इसको खाएगा कौन? हेट्रोट्रॉप्स। कंजप्शन हो गया, कंज्यूम करना, खाना मतलब ऑटोट्रॉप्स का बनाया फूड खा गए हेट्रोट्रॉप्स एनिमल, क्योंकि हम सब तो डिपेंडेड है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फिर अगर खाते ही जाएंगे बॉडी बढ़ती जाएगी, फिर प्लांट मर गए, एनिमल मर गए, फिर इनकी बॉडी अगर डिकम्पोज नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी, तो एक समय आएगा जब सॉइल और वाटर से मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ढेर सारी डेड बॉडी जो सालों से पड़ी है उसमें स्टोर होके पड़े हुए। इसीलिए कभी ऐसा नहीं होता, डेड बॉडी डिकम्पोज होती है। जब डेड बॉडी या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिकम्पोज होते हैं तब ऑर्गेनिक मटेरियल उससे मिनरल्स रिलीज होने लगते हैं, वापस ज़मीन और तो या तो वाटर में चले जाते हैं, वहाँ से प्लांट्स मतलब ऑटोट्रॉप्स उसको वापस एब्जॉर्ब करके सनलाइट से फूड बनाते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। चलिए बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं अब इकोसिस्टम के। तो व्हाट आर दी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। उसके लिए मैंने एक फ़ोटो रखा है प्लांट का, ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं हमें, जो दिखा रहा है कि सनलाइट की मदद से एक छोटा सा प्लांट था पहले, उसने ढेर सारी सनलाइट एब्जॉर्ब करके ज़मीन से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके नए नए ग्रीन लीव्स बनाए हैं। सेकेंड डिकम्पोजिशन, जो आपको दिखा है एप्पल के फॉर्म में, एक एप्पल है वो डिकम्पोज हो रहा है। थर्ड एनर्जी फ्लो, जो आपको फर्स्ट इमेज में दिखाया है कि सन से एनर्जी प्लांट में गई, प्लांट से एनर्जी रैबिट में जो प्राइमरी कंज्यूमर है, रैबिट से फोक्स में जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर दिखाया है, और फोक्स के मरने से या तो उसके अनडाइजेस्टेड फूड
कि डिकम्पोज होने से डिकम्पोजर ने उस एनर्जी को वापस एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में छोड़ दिया। एंड द फोर्थ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसको मिनरल साइकिलिंग वाले फोटो में दिखा है, जो मैं आगे बता चुका कि सनलाइट से जो भी सॉइल में मिनरल्स थे वो प्लांट में गए, प्लांट से वो मिनरल्स फूड के फॉर्म में रेबिट में, रेबिट से फूड के फॉर्म में फॉक्स में, वहाँ से फॉक्स के मरने के बाद या फिर उनके अनडाइजेस्टेड फूड से उनके स्टूल या तो फिर उनके जो फैकल पार्ट है पैलेट से, उससे वो डिकम्पोजर की हेल्प से डिकम्पोज होकर वापस ज़मीन में चले गए। वो मिनरल्स वापस ज़मीन से प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए। इसलिए ये साइकिल चलती जाएगी, जिसको हम लास्ट में कार्बन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है वो है प्रोडक्टिविटी। वहाँ से शुरू करते हैं। सो सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। हम जानते हैं कि सन बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम की, वरना इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसका शट डाउन हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। जो सेल्फ सस्टेनेबल चीज़ हम बोल रहे हैं, सालों से जब से अर्थ बनी उसके बाद जब यहाँ लाइफ शुरू हुई तब से लेके अब तक ये इकोसिस्टम सस्टेनेबल है और यहाँ लाइफ कभी भी खत्म पूरी तरीके से नहीं हुई। कोई ना कोई फॉर्म में लाइफ आगे बढ़ती ही गई। उसका रीज़न सोलर एनर्जी है। और क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि सन से जो एनर्जी मिलती है, जो लाइट मिलती है, उसी को एब्जॉर्ब करके तो प्लांट फूड बनाता है और उसी पे तो हम डिपेंडेड है। अगर ये फूड प्रोडक्शन बंद हो जाए तो अर्थ पे पूरी इकोसिस्टम शट डाउन हो जाएगी। इसका मतलब हम भी मर जाएंगे, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। तो अमाउंट ऑफ बायोमास produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called the primary production. It is expressed in weight or energy. तो देखिए, प्लांट ने सन एनर्जी से क्या किया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में प्लांट ने ज़मीन से जो वाटर एब्जॉर्ब किया था, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए थे, उन सब को सन एनर्जी की मदद से बाइंड किया, जोड़ा और उससे बनाया फूड, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं या बायोमास कह रहे हैं। मास, ऐसा मास जो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। वेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लांट छोटा था जब उसने बर्थ किया, जब उसने जर्मिनेट किया अपने आप को, तब वो एकदम छोटा सा था। आज वो एक पेड़ बन चुका है जिसका वेट भी नहीं किया जा सकता। जब नीम का सीड ज़मीन में डालते तो जर्मिनेट होता है, तब एकदम छोटा सा होता है, कुछ ग्राम का। और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब उसका वेट टन को क्रॉस कर लेता है और उसको मेजर करना भी मुश्किल है। तो इतना सारा वेट आया कहाँ से? ये वेट मतलब बायोमास, जो मास है बॉडी के अंदर वो। तो जो इतनी सारी लकड़ियाँ बन गई, इतने सारे जो ब्रांचेस बन गए, इतने रूट्स बन गए, ये बहुत फैल चुका है। कहाँ से? फोटोसिंथेसिस से। वो प्लांट छोटा था तब से फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया और उससे वो फूड प्रोड्यूस करने लगा। उसी फूड से उन्होंने नई ब्रांच बनाई, नए लीव्स बनाए और आज वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। पर हमें इतना लंबा टाइम जो है, इतने लंबे टाइम पीरियड का फूड प्रोडक्शन नहीं देखना, हमें शॉर्ट पीरियड का देखना है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है एक प्लांट ने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फूड बनाया। अगर उस फूड को वेट में मेजर कर रहे तब भी ठीक, या तो उस फूड को कैलोरी में मेजर कर सकते हैं, तब वो एनर्जी में एक्सप्रेस हुआ। देखिए, पर रेट की बात है, ये हम रेट बता रहे हैं इसलिए हमें टाइम तो लेना है। तो देखिए, अगर इसको वेट में एक्सप्रेस कर रहे तो हमें ये देखना है कि एक साल में कितना ग्राम फूड बनाया। किसी एक प्लांट का एग्जांपल ले लो। फिलहाल हमारे घर के पास एक प्लांट है, तो वो प्लांट एक साल के अंदर कितना ग्राम फूड बनाता है। अगर उसको वेट के फॉर्म में मेजर करें तो ग्राम स्क्वायर पर ईयर आएगा, और अगर उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते तो एक साल में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी उसने बनाई वो आएगा। इसमें एक तीसरा यूनिट भी हम ले सकते हैं और वो है एरिया। एरिया इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इतने मीटर स्क्वायर सरफेस पे इतने किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म हुई।
या फिर इतने मीटर स्क्वायर सरफेस के ऊपर जब सनलाइट गिरी तो एक साल में इतने ग्राम फूड बना। तो साफ मतलब है, अगर आप वेट मेजर करें तो आपको क्या करना है, जैसे पर्टिकुलर एरिया ले लेते, जंगल का एक एरिया ले लो, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया फिक्स हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये देख लो कि फूड कितना बन रहा है। तो आपने फूड देखा कितना बना एक साल में, एक साल का वक्त लेना है तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। सरफेस एरिया लेना है जो आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके लेना है किलोमीटर स्क्वायर में से, और फिर या तो फूड आप वेट के फॉर्म में मेजर करो तो ग्राम स्क्वायर में करो, और अगर आप एनर्जी के फॉर्म में कर रहे हो तो आप किलो कैलोरी के फॉर्म में करो। तो साफ मतलब हो गया कि एक साल के वक्त में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना ग्राम खाना बना या कितने कैलोरी का खाना बना। ये सिंपल बात हो गई। और ये जो खाना बनाने की बात है, जो प्लांट ने फूड बनाया उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्शन किसी ने भी किया तो वो प्लांट थे। सनलाइट से सबसे पहले कुछ भी प्रोड्यूस करने वाले, फूड बनाने वाले वो प्लांट थे, इसलिए उसमें प्राइमरी वर्ड आया सबसे पहले, फर्स्ट। पर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ग्रोस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए वो क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इसको समझ लो कि एक प्लांट के ऊपर जितनी सनलाइट गिरी उससे उसने एक साल में टोटल कितना फूड बनाया। जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको ग्रोस बोलेंगे, जो टोटल हो गया। एक प्लांट ले सकते हैं, पूरा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने प्लांट आते हैं वो सब भी ले सकते हैं, पर सीधा और अच्छे तरीके से समझने के लिए फ़िलहाल एक प्लांट लेते हैं। तो देखिए एक प्लांट ने सनलाइट से जो भी फूड बनाया वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और वो यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में दिखा है 300 जूल। 300 जूल एनर्जी वाला फूड एक प्लांट ने सन एनर्जी से बनाया। तो प्लांट ने जो भी फूड बनाया, क्या वो फूड वो हमें खाने के लिए दे देगा? नहीं, क्योंकि उसको खुद के यूज़ के लिए भी तो वो फूड इस्तेमाल करना है। लिविंग का मतलब क्या? सेल के अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है, सेल एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। अब एक प्लांट है उसके अंदर ढेर सारे सेल्स हो गए, मतलब ढेर सारी छोटी छोटी केमिकल फैक्ट्रियाँ, और ये अंदर केमिकल रिएक्शन कर रही है, और ये सेल अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी डिमांड करते हैं। ये एनर्जी फूड से मिलती है, और वो फूड जो प्लांट ने 300 जूल एनर्जी का बनाया था सनलाइट से, उसमें से ये सेल खुद के सर्वाइवल के लिए यूज़ कर लेंगे। किस फॉर्म में? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम सेल रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल रेस्पिरेट करता है, सेल अपने आप को टिकाए रखने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, और वो जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करने के लिए वो फूड का इस्तेमाल करता है। तो देखिए 300 जूल जो भी फूड बनाया था प्लांट ने टोटल, उसमें से प्लांट के सेल ने खुद के एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए 100 जूल जितना यूज़ कर लिया, जो सेल में एटीपी बनाने में यूज़ हो गया और बाकी का हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गया। तो बचा कितना? 200 जूल बचा है। वो जो 200 जूल बच गया, जिसको नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। इससे प्लांट क्या करेगा? अब इससे प्लांट नए लीव्स बनाएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको फिगर में टिश्यू 200 जूल ऐसा लिख के दिखाया है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है बचा हुआ। प्लांट के सेल ने जो भी यूज़ कर लिया वो 100 जूल था, तो आउट ऑफ 300 जूल 200 जूल बच गया। वो बचा हुआ 200 जूल अब प्लांट लीव्स फॉर्म करने में, नई ब्रांचेस फॉर्म करने में, फ्रूट प्रोड्यूस करने में यूज़ करेगा। और वो जो भी प्रोड्यूस करेगा, नए लीव्स, नए फ्रूट्स, नए वेजिटेबल्स, पल्सिस, ग्रेन्स, बीन्स, जो कुछ, वो सब खाने लायक चीज़ होगी। इसका मतलब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, जो बचा हुआ जो भी एनर्जी का पार्ट था फूड का, उससे प्लांट ने जो जो फूड
जो जो मतलब एलिमेंट्स बनाए अपने, वो अब हर्बीवोरस और डीकम्पोजर्स के खाने के लिए यूज़फुल रहेंगे। इसका मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो दूसरे एनिमल के खाने के लिए काम में आती है, जिसको वो खा सकते हैं, जिसको वो एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो फॉर्मूला बनेगा NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल आपने कितना प्रोडक्शन किया था उसमें से आपका लॉस, आपका टोटल प्रोडक्शन मतलब GPP, और आपका लॉस था R मतलब रेस्पिरेशन, जो सेल ने यूज़ कर लिया फूड और एनर्जी वो, इसके बाद जो बच गया वो NPP, और जो बच गया उससे प्लांट ने लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब बनाया, और ये सब कुछ जो बनाया है प्लांट ने वो एक्चुअल में हम सब खाएंगे। इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट ने फॉर्म कर रखी है वो ही खा रहे हैं अल्टीमेटली। तो देखिए यहाँ पर एक कैटरपिलर दिखाई है, वो कैटरपिलर एक फ्रूट खा रही है, तो करीबन 200 जूल एनर्जी ये जो फ्रूट दिख रहा है उसके प्रोडक्शन में यूज़ हो गई। तो जो बचा हुआ एनर्जी का पार्ट था फूड का वो खा गया ये कैटरपिलर, तो 200 जूल की एनर्जी चली गई अब कैटरपिलर के अंदर। तो एक नई प्रोडक्टिविटी देखते हैं, उसका नाम है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का लेवल शुरू होता है, कैटरपिलर से शुरू किया हमने, मतलब हेट्रोट्रॉप से, फर्स्ट कंज्यूमर। सबसे पहले प्रोड्यूस प्लांट ने किया और उसका जो फूड है वो गया अब उनको खाने वाले में, तो वो सेकेंडरी लेवल शुरू हो गया। तो यहाँ देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैटरपिलर के लेवल से बात करें, अगर प्लांट को एक बियर खा रहा है तो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। अगर प्लांट को एक फॉर एन एग्जांपल गोट खा रहे, शिप खा रहे, काऊ, बफेलो, जो कोई भी खा रहा है, वहाँ से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की शुरुआत हो जाएगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अगर आगे देखें तो इस कैटरपिलर ने 200 जूल का एक फ्रूट खा लिया था प्लांट का, तो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन मतलब इसकी बॉडी में टोटल कितना फूड आया, 200 जूल का वो पूरा का पूरा फ्रूट उसने खा लिया, तो उसकी बॉडी में 200 जूल का फ्रूट पड़ा है फूड के फॉर्म में, यहाँ एनर्जी से एक्सप्रेस किया है 200 जूल, वो उसकी बॉडी में आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कैटरपिलर ने जो ये पूरा फ्रूट खा लिया है, छोटा सा एक फ्रूट था 200 जूल का, वो खा लिया है, क्या वो पूरा डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं, हम जानते कोई भी सिस्टम 100% आइडियल नहीं होती, इसी रीज़न से यहाँ पर भी 200 जूल का पूरा फ्रूट कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो देखिए 200 जूल के फूड में से 100 जूल फूड जो आपको फैकल मटेरियल दिखा है फर्स्ट एरो, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में कैटरपिलर ने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया अपने एनस से। जो खाना हजम नहीं हुआ था, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो गया। देखिए मतलब इसने जो 200 जूल का फ्रूट खाया तो उसमें से आधा फूड तो उसने बिना डाइजेस्ट के ही बाहर फेंक दिया, क्योंकि सारा फूड कभी डाइजेस्ट होता नहीं है। 100% जो आइडियलिटी है वो कहीं नहीं आ सकती, एफिशिएंसी कहीं नहीं आ सकती। तो 200 जूल में से 100 जूल का फूड तो बिना डाइजेस्ट किए ही बाहर चला गया, बचा 100 जूल, वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होके वो अब बॉडी के लिए यूज़ करने लायक बन गया। पर उस 100 जूल में से कैटरपिलर के सेल ने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एटीपी फॉर्म करने के लिए 67 जूल इस्तेमाल कर लिए, जो थर्ड एरो में दिख रहा है। तो बच कितना गया, 33 जूल, और जो बच गया वो नेट है, जैसे आगे था सेम। जो पूरा खाना खा लिया था वो ग्रोस था, जो इस्तेमाल करने के लिए नेक्स्ट लेवल के ऑर्गेनिज्म के फूड के तौर पे बच गया वो नेट है। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन अब हुआ टिश्यू लेवल पे 33 जूल। इसका मतलब ये 33 जूल जो है, जो बच गई एनर्जी, उससे ये कैटरपिलर की साइज इंक्रीज हुई। ये कैटरपिलर अब धीरे धीरे बड़ी होगी,
पहले बहुत छोटी थी, जैसे आज उसने 33 जूल बचा लिए, उससे थोड़ी टिश्यू बनी, कल वो और 33 जूल या 50 जूल बचा लेगी, उससे और बॉडी इंक्रीज होगी, परसों वो कुछ और बचाएगी। इसलिए डेली थोड़ा 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 जो भी फूड वो खाती जा रही है, उससे नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन इसका बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आज 33 जूल, कल 33, परसों 50 हो सकता है, उसके बाद 100 जूल हो सकता है। धीरे 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 उसकी बॉडी में वेट बढ़ता जा रहा है, बायोमास जिसको कह रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है, और उसकी नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन हो गई, क्योंकि कोई एक बर्ड आएगा और उस पूरी कैटरपिलर को खा जाएगा। तो अब वो फूड उसी के अंदर चला जाएगा। ऐसे ये फूड चेन चलती रहती है। तो देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने देख ली, सेकेंडरी देख ली, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी की जो स्पीड है वो डिपेंडेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे है? द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स रह रहे हैं वो मैटर करता है। ढेर सारे प्लांट हो गए तो ढेर सारा खाना बनेगा, कम प्लांट्स हो गए तो कम बनेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर भी तो अफेक्ट करते हैं, जैसे वाटर अफेक्ट करता है, अगर वाटर प्रॉपर नहीं मिल रहा तो इफेक्ट होगा, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो अफेक्ट होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट बराबर नहीं मिल रहे तो इफेक्ट होगा। और सारे प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। हमने चैप्टर नंबर 13 में 11 साइंस बायोलॉजी में पढ़ा था, C3 प्लांट्स उतना फूड नहीं बना सकते जितना C4 प्लांट बनाते हैं। C4 प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है C3 के कंपैरिजन में। तो हर एक प्लांट सेम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है एक जैसी स्पीड से, सबकी स्पीड अलग अलग है, तो फूड भी अलग अलग अमाउंट में बनेगा। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं प्रोडक्टिविटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, 1 मार्कर के लिए। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ वॉल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस अर्थ पे जितने भी टोटल फूड बनाने वाले ऑर्गेनिज्म है उन सब का काउंटिंग कर ले, तो ये सब एक साल भर में, मतलब एनुअल मतलब एक साल भर में कितना खाना बना लेते, वो नहीं है, कितना खाना हमारे खाने के लिए बचा लेते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब, नेट मतलब प्रॉफिट की बात है, खुद के इस्तेमाल करने के बाद जितना खाना हमारे खाने के लिए बच गया वो कितना बचा लेते हमारे यूज़ करने के लिए, हमारे फूड के फॉर्म में जो आगे यूज़ होगा वो होगा 170 बिलियन टन्स, और वो भी ड्राई वेट। क्योंकि अब जब एप्पल खाते हैं तो उसमें वाटर का भी लेवल होता है। ड्राई वेट का मतलब है पानी का पूरा लेवल निकाल दो, वाटर पूरा निकाल दो, उसके बाद जो फूड बच गया उसका वेट, मतलब ये बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है लिविंग, उसमें जनरली 60 to 70% वाटर होता है। तो 170 बिलियन टन है उसका, अगर देखो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना परसेंट दिखाया है, 40%। अल्टीमेटली कोई भी एलिमेंट होता है उसका 60-70% तो वाटर होता है, उसको निकालने के बाद आपको इतना सारा खाना दिखा है, इसमें 60-70% वाटर और डालते तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती। इतना ढेर सारा खाना हमारे खाने के लिए अवेलेबल है। ऑर्गेनिक मैटर आप जानते हैं, फूड एक ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई चीज़ है। ऑर्गेनिजम्स से वर्ड ही आया है, ऑर्गेनिजम्स में जो कुछ भी कार्बन के सेंटर में है हम उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ये फूड हम अभी यहाँ ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हम फूड समझेंगे, जो फूड प्लांट ने हमारे खाने के लिए बनाया। इतनी अवेबिलिटी है एक साल में, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, जो फूड के लिए डिपेंडेड है, उनके लिए सालाना इतना फूड है अवेलेबल। यहाँ तक की बात थी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे।